नमस्कार दोस्तों। नवोदय जागृति अभियान के तहत जो वीडियोस बन रहे हैं उसमें भाषा का जो सिलेबस है उसके भाग 2 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले भाग में जिस प्रकार हमने देखा था किस प्रकार अ, नवोदय का पैटर्न है 80 क्वेश्चंस का, उसमें किस प्रकार से डिवाइडेड है कि 3 पोर्शन होते हैं, आकृति के 40 प्रश्न, गणित के 40 प्रश्न और भाषा के 40 प्रश्न। और पहले भाग में मैंने आपको बताया भी था कि भाषा का पोर्शन तैयार करवाते हुए बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्यों भाषा का महत्व क्यों है भाषा के पोर्शन का, क्योंकि ये ज्यादा स्कोरिंग है, इजी है इसलिए स्कोरिंग है। इसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत आसानी से इसकी तैयारी घर पे बैठ के की जा सकती है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की, किसी टीचर की जरूरत नहीं है। घर पे पेरेंट्स भी, बड़े भाई बहन भी इसकी तैयारी बच्चों को बहुत आसानी से करवा सकते हैं। और क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो 20 प्रश्न आते हैं 20 के 20 सही हो सकते हैं। सिर्फ गद्यांश की प्रैक्टिस करनी है और पर्यायवाची और विलोम शब्द याद करने हैं कुछ। तो ज्यादा हम डिटेल में अब इस पोर्शन के ना जाते हुए हम जल्दी से देखेंगे कि हमारे टेस्ट पेपर कराने के पीछे का चिंतन क्या था। तो जिससे कि बच्चे छोटे होते हैं और वो छोटे बच्चों को कम समझ में आता है कि पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, तो पेपर वो अच्छे से कर पाए, आखिरी क्वेश्चन तक उनके पूरे 80 क्वेश्चन कवर हो, 80 क्वेश्चनों को वो उसी टाइम उसी एनर्जी से अप्रोच करें, उनका डीमोटिवेट ना हो एग्जाम के बीच में, सही स्ट्रेटेजी फॉलो करें, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो सही प्रकार से ओएमआर शीट भर पाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमारी टेस्ट सीरीज की मुहिम भी चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 3 टेस्ट हो चुके हैं, एक फाइनल टेस्ट होना बाकी है। या घर में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स लगा रहे हैं, तो उसके पीछे भी चिंतन यही है कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो इजीली कवर हो पाए और गलतियां कम से कम हो एक्चुअल पेपर के दौरान। भाषा ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि काफी सारी बातें मैं अपने पहले वाले पार्ट में कवर कर चुकी हूँ। यहाँ पर जब आपका पेपर जब आप देते हैं कोई भी, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो या एक्चुअल पेपर जो आएगा, तो जो भाषा का पोर्शन आता है वहां पे आपको इस प्रकार से निर्देश दिए हुए होते हैं कि भाषा में जिस प्रकार मैंने बताया था 20 क्वेश्चन होते हैं, 4 गद्यांश होते हैं और 4 गद्यांश में प्रत्येक में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो हम जल्दी से अपने गद्यांश की प्रैक्टिस कर लेते हैं किस प्रकार से हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो अनुच्छेद 3 यहाँ पे क्या कहता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये कोई भी कहानी होगी, कोई भी घटना होगी, कोई लेख होगा या लेख का एक बहुत छोटा सा पैसेज उठा के दे दिया होगा जिसकी प्रैक्टिस, जिससे हमको जानकारी निकालनी है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर तीसरा अनुच्छेद, जब ये जो अनुच्छेद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं, इसलिए आप वहां पर भी देख सकते हैं और ये बहुत इजीली सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले भाग में बताया था कि अनुच्छेद या पैसेज या गद्यांश जो भी आप कह लें, इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किन किन बातों के बारे में पूछ रहा है। और जब हम गद्यांश को दोबारा पढ़ेंगे तो उस समय हमें कौन सी बातों को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, टिक मार्क करना है, गोला बनाना है, जो जिस प्रकार से भी हमको पॉइंट जो जरूरी लग रहा है उसको हमें किस प्रकार से हाईलाइट करना है ये हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ एक बार पैसेज को पढ़ लेना है बिना ध्यान में दिए हुए, बिना डिटेल्स में जाए हुए। तो यह अनुच्छेद कह रहा है कि शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवित लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए, धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातः काल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीने के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। यह परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। यानी यह अनुच्छेद पढ़कर एक बार हमें समझ में आया
कि ये अनुच्छेद किसके बारे में है। शरद ऋतु एक ऐसी ऋतु के बारे में है जो गर्मी और सर्दी के बीच में आती है। उस समय हमें प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखते हैं, कौन कौन से चेंजेस दिखते हैं, किस प्रकार से चेंज होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो हम पहली रीडिंग के बाद बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रीष्म और डैश के बीच शरद ऋतु आती है। तो पहले ही लाइन में इसका आंसर हमें मिल गया था, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस नहीं देखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे परिवर्तन पैसेज में दिए गए थे, यहाँ पे ऑप्शंस में भी होंगे, तो हमें जब हम दोबारा पैसेज पढ़ेंगे तब इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उसका एक कारण है जो वहां पे बताया गया है पैसेज में। यहाँ ऑप्शंस में से हमें खोज के सही ऑप्शन को टिक मार्क करना है, वो हम बाद में देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं। पशुओं के बारे में भी, वो जब सर्दी की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या काम कर रहे होते हैं, वो हम देखेंगे। ऑप्शंस में सही ऑप्शन टिक करेंगे लेकिन बाद में। अब बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है। तो बिछी होती जहां पर आएगा वहां पे हम उसे अंडरलाइन कर लेंगे, अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। और दूसरा शब्द यानी उसका समानार्थी पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि उसकी जगह पर हम और क्या प्रयुक्त कर सकते हैं। तो हम जल्दी से अपने पैसेज को फिर से पढ़ते हैं और अब ध्यान से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे जिनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था कि शरद ऋतु कब आती है, किसके और किसके बीच में आती है। तो पहला ही लाइन था कि शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच में आती है। तो गर्मी और जाड़े को हमने हाईलाइट कर लिया, इसलिए जरूरी था। दूसरा, इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों के बारे में भी बात की गई थी। तो क्या होता है, पहले तो दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर कौन से कलर की हो जाती हैं, लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं, इसलिए हमने इसे हाईलाइट कर लिया। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। पेड़ों को क्या चाहिए, धूप। किस लिए, पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए, इसलिए इनको अंडरलाइन कर लिया। आप ये भी देखेंगे, देखिए कि मैं शब्दों को अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि इनसे संबंधित क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए क्या चाहिए होता है, पेड़ों को धूप चाहिए होती है, और धूप के बिना पत्तियां क्या होती हैं, पीली हो जाती हैं। इसके बिना, धूप के बिना। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बिछी होती शब्द आ गया, जिसका सब पर्यायवाची समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है वहां पे कि इस बिछी हुई की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे कि हमें ध्यान में रखना है कि घास पर अब ओस नहीं बिछती। ओस इसलिए नहीं क्योंकि धीरे धीरे गर्मी से सर्दी आती जा रही है, सर्दियों के दिन आते जा रहे हैं। तो ओस के स्थान पर क्या होता है, वहां पर प्राय पाला पड़ता है। पाला, जब ठंड ज्यादा होती है तब ओस नहीं गिरती है, पाला पड़ता है। ठीक है, ठंडक, ठंडी के समय में आपने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो पाला पड़ता है क्योंकि तापमान जो है वो हिम बिंदु तक पहुंचता है, इसलिए ठंड ज्यादा बढ़ जाती है और पाला पड़ने लगता है। पशु जाड़े के लंबे महीने के लिए भी पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं, क्योंकि जब ठंड ज्यादा होती है तो पशु पक्षी बाहर नहीं, कुछ पशु पक्षी होते हैं जिनका की टेम्परेचर, हाँ, ओके, वापस आ गया, मिनिमाइज हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि पशु किस प्रकार से तैयारी करते हैं कि सर्दी के हिसाब से भी स्वयं को सर्दियों के लिए तैयार करने के लिए वो क्या करते हैं कि भोजन सामग्री एकत्र कर लेते हैं। जनरली चींटियां वगैरह जो होती हैं वो अपने लिए पर्याप्त खाना वगैरह इकट्ठा करके रख लेती है, या अन्य जानवर जो होते हैं, पोलर बियर होता है वो बहुत लंबे समय के लिए सो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें होती है, तो ये सब सर्दियों की तैयारियां होती है। तो यहाँ पर एक जानकारी दी हुई है कि पशु जाड़े के लंबे महीने में क्या करते हैं, पर्याप्त भोजन एकत्र करके रखने लगते हैं। यह परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। हम में भी धीरे धीरे शारीरिक कई सारे परिवर्तन आते हैं, और यही परिवर्तन प्रकृति में भी आते हैं, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है इस गद्यांश के जरिए। अब हम जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन था बहुत इजी कि ग्रीष्म और डैश के बीच शरद ऋतु आती है, तो कब आती है? जनवरी में आती है। जनवरी का नाम लिया क्या? नहीं लिया। वसंत का नाम लिया क्या? नहीं लिया। शीतकाल, शीत ऋतु का नाम लिया गया, इसलिए शीत ऑप्शन है। और अनंताय, अयनांत, ये तो कोई शब्द आया ही नहीं था, तो इसलिए तीन ऑप्शंस गलत हो गए, सी वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन, तो परिवर्तन की बात की गई थी, हम जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला परिवर्तन, दिन छोटे हो जाते हैं की बात कही गई थी। हाँ, ये तो कही गई थी, इसलिए उसको आप दिमाग में रखेंगे कि ये आंसर हो सकता है, पर बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने जरूरी हैं। इनमें बहुत गर्मी पड़ती है। शरद ऋतु में बहुत गर्मी पड़ती है क्या? नहीं, गर्मी से तो ठंड की तरफ जा रहे होते हैं, तो हल्की सी सर्दी लगनी, सर्दी बढ़नी शुरू हो जाती है, तापमान कम होने लगता है, इसलिए ये ऑप्शन तो है ही नहीं। दिन बड़े हो जाते हैं, नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं कही, दिन तो छोटे होते हैं। अधिक धूप होती है, तो जब दिन बड़े नहीं होते तो धूप ज्यादा कैसे पड़ती है? धूप तो कम पड़ने लगती है ना, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? दिन छोटे हो जाते हैं। इसलिए हमें अगर पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में अगर हमें आंसर मिल भी गया है, तब भी हमें बाकी तीन ऑप्शंस पढ़ने जरूरी है। कई बार ये होता है कि कई कोई ऑप्शन ज्यादा सही होता है, इस वजह से हमें पूरे ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। शरद ऋतु में पत्तियां पीली क्यों हो जाती है? तो जब हमने इसको बारे में पैसेज में पढ़ा था, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। शरद ऋतु में पत्तियां पीली क्यों होती है? क्योंकि वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए क्या, पेड़ों को धूप चाहिए। तो जब दिन छोटे हो गए, धूप पड़ना कम हो गई, तो पत्तियां हरे से कैसी हो जाती है? पीली और नारंगी हो जाती है। तो जब हम ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखेंगे कि शरद ऋतु में पत्तियां पीली क्यों हो जाती है, उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता, ये तो गलत बात है। ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं हो रही थी, यहाँ पे तो धूप की, प्रकाश की बात हो रही थी। उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बी सही हो सकता है। उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, नहीं, जल की बात भी नहीं हो रही है, धूप की बात हो रही है। और उन्हें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित कर ली होती है, ऑक्सीजन थोड़ी एकत्रित करने की बात हो रही थी, पशुओं द्वारा भोजन एकत्रित करने की बात हो रही थी गद्यांश में। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? बी, कि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए वो हरे से पीली हो जाती है। चौथा क्वेश्चन, शरद ऋतु को बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? पशु अभी बात कर रहे थे कि वो क्या क्या करते हैं, भोजन एकत्र करते हैं। हाँ, करते हैं, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमें बाकी तीन ऑप्शन भी पढ़ना है। कम भोजन खाते हैं, नहीं, कम भोजन नहीं खाते हैं, वो पर्याप्त भोजन ही करते हैं, लेकिन भोजन को ठंड आ रही होती है और वो बाहर भोजन लेने नहीं जा सकते, इसलिए भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं। फर गिरा देते हैं, ये ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही, और रंग बदल लेते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही। पशुओं के विषय में सिर्फ एक बात हो रही है कि शरद ऋतु में वो बहुत सारा भोजन पहले ही, सर्दी आने से पहले इकट्ठा करके रख लेते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। बिछी होती है के का दूसरा शब्द क्या हो सकता है? ऑप्शंस अगर आपको नहीं भी पता है तो ऑप्शन है, हम आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। पहला, घास वाली, ये क्या ऑप्शन है? हमें नहीं पता। ऊनी, ऊनी भी नहीं हो सकती। ढकी हुई, हाँ, ये हो सकता है, और बढ़ती हुई भी हो सकता है। पर बढ़ती हुई, कोई चीज अगर बिछी हुई है, कारपेट अगर बिछा हुआ है या दरी अगर बिछी हुई है, तो उसके स्थान पर क्या बोल सकते हैं कि वो बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती है। वो क्या, ढक सकती है। हाँ, जमीन को ढकती है, कवर करती है कोई भी चीज। दरी हो गई, चादर हो गया, घास इसी तरह से हो गई। तो घास क्या होती है? बिछी होती है, घास का जमीन पे ढकी होती है, जमीन को ढक लेती है, तो ढकी हुई इसका सही आंसर है। इस प्रकार से आपको समानार्थी शब्द या शब्दार्थ आपको इस प्रकार से खोजने हैं। तो ये एक हमारा एक पैसेज हो गया शरद ऋतु के बारे में। लास्ट अनुच्छेद हम देख लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हमें आंसर्स खोज निकालने हैं गद्यांश में से। तो अनुच्छेद चौथा कहता है कि क्या, सबसे पहले क्या करना है आपको? अनुच्छेद को पढ़ना है, एक बार सिंपली रीड करना है और क्वेश्चंस देखने हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद क्या कह रहा है, क्या आपने रस्साकशी का खेल खेला है? ये एक सवाल पूछ रहा है, एक खेल के बारे में बात हो रही है। यह एक रोचक खेल है। रस्साकशी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की दो टीम की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी।
दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा को पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। तो यहाँ पर रस्साकशी का एक गेम है जिसके बारे में बात हो रही है, वो किस प्रकार से खेला जाता है, उसमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, किस प्रकार से टीम बनती है, खिलाड़ी कैसे होने चाहिए, इस सब के बारे में ये आपने भी खेला होगा तो आपको जानकारी होगी। तो इसलिए हमारे लिए इस तरह का पैसेज बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। अब हम इसके पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन पहला है, रस्साकशी क्या है? रस्साकशी डैश। तो यहाँ पर उसके कुछ ऑप्शंस दिए हैं, अभी हम ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे। रस्साकशी में हम डैश, उसके भी ऑप्शंस कुछ है, बाद में देखेंगे। रस्साकशी के अंतिम छोर, चोर नहीं, यहाँ पर आएगा छोर, ये लिखते टाइम गलती हो गई होगी। रस्साकशी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है, कैसा होता है वो हम बाद में देखेंगे। टीम के बीच की रेखा को पार खींच ली जाती है डैश, वो कुछ हो जाता है, उसके बारे में भी कहा गया है पैसेज में। लास्ट है संगठित शब्द का आशय, यहाँ पे फिर एक संगठित शब्द का मतलब पूछ लिया गया है, अर्थ पूछ लिया गया है आपसे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वापस चल के अपने पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। तो रस्साकशी क्या है? एक खेल है जो खेला जाता है, ठीक है। यह एक रोचक खेल है, काफी इंटरेस्टिंग है। रस्साकशी खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह चाहिए, मैदान चाहिए, एक लंबी और मजबूत रस्सी चाहिए, तभी से उसे आप खींच के गेम खेल पाएंगे, ये इसलिए हमने अंडरलाइन कर लिया। और खिलाड़ियों की टीम चाहिए, यानी कि ये दो टीमों में ये गेम होता है, खिलाड़ी बराबर बटे हुए होते हैं दो टीम में, की आवश्यकता होती है। तो किस किस जगह की चीजों की आवश्यकता हो गई, पहले खुली जगह की आवश्यकता हो गई, एक रस्सी की जरूरत हो गई और दो टीम्स की जरूरत हो गई। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें कैसी होंगी, बराबर मजबूत होंगी, यानी कि वहां पर जो खिलाड़ियों की संख्या होगी, जो उसमें पार्ट ले रहे हैं, जितने लोग, उनकी संख्या समान होगी और उनका कैसा बल भी लगभग समान होगा, तब इस खेल को, ये खेल रोचक बनता है। दोनों टीमों के बीच एक क्या खींच दी जाती है, एक रेखा खींच दी जाती है, रस्सी को पकड़कर दोनों टीमें जब खड़ी होती है तो उनके बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है, जो एक एक टीम दोनों रस्सियों को अपने अपनी तरफ तान खींचते हैं, तो जो टीम को रस्सी के द्वारा खींच लिया जाता है और वो जो बीच में खिंची हुई रेखा है उसको पार करके जब वो इस तरफ आ जाती है तो वो टीम क्या होती है, हार जाती है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा को पार करने के लिए बाध्य कर दी जाती है, वो खेल को क्या हो जाती है, हार जाती है। रस्साकशी का खेल आपने भी खेला होगा। तो टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी को अंतिम छोर तक पकड़ के रखना चाहिए और टीम को संगठित संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए, अपनी तरफ खींचना चाहिए, यही होता है रस्साकशी के खेल में। खेलने के स्थान को पत्थरों से साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। ये हमने दोबारा पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रस्साकशी क्या है, युद्ध है क्या? नहीं, एक रस्सी है क्या? रस्सी तो यूज होती है रस्साकशी में, तो ये भी आंसर नहीं है। रस्साकशी क्या है, खेल है, पहली लाइन में लिखा है कि एक रोचक खेल है। और लड़ाई है क्या? लड़ाई नहीं है, तो मनोरंजन के लिए खेला जाता है, इसलिए ये खेल है। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। दूसरा, रस्साकशी में हम मुक्केबाजी करते हैं क्या? नहीं, मुक्केबाजी तो बिल्कुल नहीं करते। एक रस्सी को पकड़कर क्या करती है, दोनों टीम्स अपनी अपनी तरफ खींचती है, तो मुक्केबाजी नहीं करते। छुपा छुपी भी नहीं करते, रस्सी को खींचते हैं, ये ऑप्शन सही है। और बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं, ये तो हम क्रिकेट में करते हैं, रस्साकशी में तो करते ही नहीं है। तो बहुत आसान था दूसरा क्वेश्चन भी। तीसरा, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाली टीम के सदस्य को कैसा होना चाहिए? यहाँ पर पीछे गद्यांश में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रस्सी टीम के सबसे
शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए। ठीक है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन था कि रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाले टीम के सदस्य को कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए क्या? नहीं। सबसे छोटा होना चाहिए? नहीं। सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, सबसे ताकतवर होना चाहिए, और सबसे युवा होना चाहिए? नहीं, युवा के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। अगला क्वेश्चन है, टीम को जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, बीच में जो एक लाइन ड्रॉ की गई थी, एक रेखा बनाई गई थी, उसके इस तरफ अगर किसी टीम को खींच लिया जाता है तो वो टीम कैसी हो जाती है? विजयी हो जाती है क्या? नहीं, ये गलत है, टीम हार जाती है, ये ऑप्शन सही है। सफल होती है? नहीं। और कोई दूसरा उसे अवसर दिया जाता है? नहीं, दूसरा अवसर भी नहीं दिया जाता है। फिर एक नया गेम आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन दूसरा अवसर नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि जब जो दोनों टीम्स के बीच एक लाइन खींची हुई है, दोनों टीमें आपस की अपनी तरफ रस्सी को खींच रही हैं, तो जो टीम दूसरी को पकड़ के खींच लेगी, लाइन के इस पार ले आएगी, वो कैसे, तो वो दूसरी वाली टीम जो है वो हार जाएगी, और जिस टीम ने खींचा है उसको वो जीत जाएगी, वो सफल हो जाएगी, ये कहा गया है। और संगठित शब्द का आशय क्या है? अगर हमको नहीं भी पता है इसका अर्थ तो हम ऑप्शन से निकाल लेंगे। संगठित रहना चाहिए, यानी यहाँ पर जब हम इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए, और टीम को संगठित, यहाँ पर लिखा हुआ है संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए, यानी इकट्ठा होकर, एक साथ होकर खींचना चाहिए। हमको ये समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन, अगर आपको नहीं संगठित शब्द का अर्थ पता है तो भी हम ऑप्शंस में से देखेंगे कि साथ साथ, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं करनी है। खींचना, खींचना भी एक ऑप्शन हो सकता है। विजयी होना भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जब हम पैराग्राफ को बार बार पढ़ रहे हैं तो वहां से हमको समझ में आ रहा है कि सबको एक साथ होकर, इकट्ठा होकर, साथ साथ मिलकर क्या करना है? रस्सी को अपनी ओर खींचना है। तो इसलिए बाकी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं और साथ साथ वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रकार से हमने पहले पार्ट में 2 गद्यांश सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस की थी, और मैंने आपको बताया था आपको क्या अप्रोच रखनी है। सबसे पहले आपको एक बार गद्यांश को पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और फिर गद्यांश की तरफ दोबारा आना है ध्यान से पढ़ने के लिए, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है पेन से, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ऑप्शन टिक लगाते टाइम याद रहे कि ये बात कही गई थी, ये बात पूछी गई थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है जी। ऑप्शंस चारों पढ़ने हैं। पहला, अगर ए वाले ऑप्शन में भी आपको आंसर मिल रहा है तब भी आप तीनों ऑप्शन पढ़िए और ध्यान से आंसर टिक करिए। ओएमआर शीट में आपको एक ही मौका मिलेगा गोला भरने का, तो देखिए कि आप बराबर, अगर 23 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 23 नंबर का गोला ही भरिए, अगर 51 नंबर का क्वेश्चन है तो 51 नंबर का गोला भरिए। इस बात का सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बताया गया है कि ओएमआर शीट में सही गोला भरने का तरीका क्या होता है, तो सही गोला भरने का तरीका ये होता है इस प्रकार से, जब 4 गोले ऐसे दिए हुए होते हैं तो जो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन सी है तो आप इसको अच्छे से पूरा इसी के अंदर पूरा भरेंगे, पूरा पूरा इस प्रकार से। ठीक है, आपका ब्लैक पेन रहेगा, मैं यहाँ से रेड पेन से हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। इस प्रकार से जब आप पूरा भर लेंगे तो ये आपका सही पता चले जाएगा। अगर ये इस तरीके से आपने गोला भरा तो ये आपके क्या है, आपका चाहे पेपर कितना भी अच्छा गया हो, अगर आपने ठीक से गोला नहीं भरा तो आपका पेपर गलत हो जाएगा। या फिर अगर आपने सीक्वेंस सही नहीं रखा, आपने 23 नंबर का गोला 24 नंबर या 22 नंबर में भर दिया तो भी आपका पेपर पूरा गलत हो जाएगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि गोला सही तरीके से भरना है और सही सीक्वेंस में, सही सीरीज में भरना है। इसके अलावा जैसे पर्यायवाची और समानार्थी शब्द हमने पहले भी देखे थे पहली क्लास में, यहाँ पर और दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। पेरेंट्स बच्चों को याद करा के उनसे पूछिए, लगातार पूछिए, हर 2 दिन में उनका रिवीजन कराते रहिए धीरे धीरे करके एग्जाम को, क्योंकि अभी लगभग पूरा 1 महीना है। तो आराम से, अगर अभी तक भी पर्यायवाची और विलोम शब्दों की तैयारी नहीं हुई है तो आराम से हो सकती है। सिर्फ हर दिन 2-2 3-3 शब्द या मैक्सिमम 5 शब्द भी आप पूछेंगे, तैयार करवाएंगे और पूछेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से दिए हुए हैं, बुक्स में दिए हुए हैं, हमारी जो किताब है
इसमें दिए हुए हैं, ये आपके पास होगी व्यापक तरीके से, इसका पूरा उपयोग करिए इस किताब का। नहीं है तो आप मार्केट से अगर आप परचेज कर सकते हैं तो ले लीजिए, या ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। बस ऑनलाइन में दिक्कत ये है कि वहां पर आपको कम से कम 1000 2000 शब्द मिल जाएंगे, तो बच्चे क्या तैयार करेंगे क्या छोड़ेंगे ये कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए किसी किताब का सहारा लीजिए और वहां पर जितने शब्द दिए हुए हैं सिर्फ उनकी तैयारी करवाइए। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द, जैसे सपूत का कपूत होता है, देशी विदेशी, अकाल सुकाल, इस प्रकार से। तो मेरा सभी माता पिता या जो परिजन जो हमें देख रहे हैं उनसे सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर सभी आलोक टीम और छूलो आसमान किसने रोका है की टीम मिलकर नवोदय जागृति अभियान जो चला रही है इस समय में पूरे देश में, ये सारी मेहनत आपके बच्चों के लिए हो रही है। उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा का अधिकार मिले, वे आगे बढ़कर देश और समाज के लिए एक अच्छे नागरिक साबित हो, हम सबका नाम आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। इन सारी अच्छी नियतों के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इसमें सहभागिता दिलाइए। भाषा का पोर्शन बहुत आसान है, बार बार मैंने यही कहा है कि बहुत इजी पोर्शन है, इसमें गलती की गुंजाइश कम होती है, इसकी तैयारी घर बैठकर बहुत अच्छे से हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 20 के 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं और आपके बच्चे का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है सिर्फ इस पोर्शन के माध्यम से। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए और घर बैठे ही बच्चों की तैयारी करवाइए, या आपको किसी प्रकार से अगर हमारी मदद की जरूरत है तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रोच कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ